नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो के एक नए एपिसोड में। आशा करता हूं आपको सब भले चंगे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिक्कल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लाफ्टर राइड। तो आज हम बात करेंगे सिलेंडर। नाम तो सुना होगा भाई, सबके घरों में यूज हुए हैं। तो सिलेंडर भी भैया दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो हमारे कुकिंग गैस एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, और एक जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन भरते हैं, जीवन दायिनी ऑक्सीजन गैस। और कोरोना काल में तो भाई साहब ये सिलेंडर बहुत याद आया भाई साहब, बहुत ही खतरनाक टाइम था। एक एक सिलेंडर के लिए, एक एक चीज़ के लिए, मतलब गैस के लिए कैसे तड़पे हैं लोग, हमने अपनी आंखों से देखा। तो परमात्मा ना करे कि ऐसे कभी वक्त है। लेकिन आज हम बात करेंगे लाल रंग वाले अपने कुकिंग गैस वाले सिलेंडर की, जो 14-15 किलो का होता है, इतना बड़ा होता है। और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम लोग बोलते हैं, और प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैस है, और C3H8 C4H10 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैं जो केमिस्ट्री झाड़ने आया है या अपने सिलेंडर के बारे में कुछ बकचोदी करने आया है, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत चलता है। अब थोड़ा बहुत माहौल बनाने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो सिलेंडर के मैं आपको बता दूँ, आजकल क्या सिलेंडर का बहुत ज़्यादा आपको सोसाइटीज़ में जो बिल्डिंग्स हो गई हैं, बंगलेज हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा सिलेंडर। लेकिन आजकल के सिलेंडर का थोड़ा प्रचलन जो है वो कम हो गया। आजकल इसकी जगह ले ली है गैस पाइपलाइन। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उसके अंदर गैस पाइपलाइन होती हैं। अब तो खैर सोसाइटीज़ में अच्छा खासा हो रहा है। तो अभी सिलेंडर का हाल ना वैसा ही हो गया जैसे शेरों का हिंदुस्तान में या वर्ल्ड वाइड हो गया, कि सिलेंडर अभी धीरे धीरे करके लुप्त हो रहे हैं। उसकी जगह अभी गैस पाइपलाइन ने ले ली है। सेम गैस, बट सिलेंडर धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन अभी भी है, उसको लुप्त होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। कभी गांव देहात में भी अभी लोग सिलेंडर, और जो चौल्स हैं या झोपड़े हैं वहाँ पे अभी भी लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। छोटे मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादातर आपका सिलेंडर में आपको यूज़ करते हुए नजर आ जाएगा। भाई पहले 10 साल पहले आपको 300-400 का मिलता था, और आज जब ये कर रहा हूँ, तो ये शो कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 1000-1100 के आसपास सिलेंडर है। महंगाई बढ़ गई है भाई। तो मैं सिलेंडर को बोल रहा था कि सिलेंडर ना लुप्त हो रहा है धीरे धीरे करके, और इसकी जगह ले ली है गैस पाइपलाइन। लेकिन ये मैं एक चीज बता दूं, सिलेंडर ना कमाल की चीज, कमाल मतलब कमाल की चीज। क्योंकि ये गैस पाइपलाइन वाले ना वो नहीं जानते कि सिलेंडर बुकिंग करने का क्या मजा होता है। जब वहाँ हम लोग उस वक्त ये वाले फोन होते थे, और ट्रेन वाला वहाँ बजता था, आपको मोबाइल से भी हो जाता है, और वो फ़ोन नहीं उठाते थे, पर्सनली जाके गैस एजेंसी में जाकर बुक करना पड़ता था, लंबी लाइन होती थी। वो मज़ा अलग था। अपनी साइकिल या स्कूटर में बांध के रस्सी से, या टायर की जो वो होती थी, ट्यूब होती थी साइकिल की, उससे बांध के लोग लेके आते थे, गाड़ियों की डिक्की में भर के लेके आते थे सिलेंडर। सिलेंडर मतलब मिलना उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। मतलब बुकिंग करो तो 20-25 दिन, 1 महीने बाद मिलता था। आजकल तो खैर 4-5 दिन में ही आपके घर में सिलेंडर आ जाता है। बट मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ। मतलब वो मज़ा अलग होता था कि पड़ोसी के घर में सिलेंडर ख़त्म हुआ, आपने ला के दिया, आपके घर में ख़त्म हुआ, तो आप सुंदर से पड़ोसी की दीदार करने के लिए उसी के घर में गए। किसी ने मना किया, किसी ने नहीं मना किया। औरत मांगने गई, मर्द सामने आया तो उसने दे दिया। औरत मांगने गई और औरत ही मिली तो मना कर दिया। मतलब लड़ाई झगड़े होते थे घर में कि बुकिंग क्यों नहीं की, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। मेहमान आया, सिलेंडर खत्म हो गया। मतलब कमाल का, मतलब ह्यूमर निकलता था। अगर आपको ध्यान से देखो ना, तो उसके अंदर ह्यूमर निकलता था। मतलब वो जो मजे हम लोगों ने लिए ना, वो शायद आज की जनरेशन शायद ही ले रही है, और जो जिनके आसपास सिलेंडर है उनको शायद मालूम हो। मतलब आशिकी, सिलेंडर वाली आशिकी अगर आपने सुनी है तो भाई वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने सिलेंडर वाली आशिकी की है। मतलब सामने पड़ोसन, सुंदर सी पड़ोसन, कमसिन सी पड़ोसन के घर में दुआ करते थे कि इसका सिलेंडर 30 दिन की जगह 20 दिन में खत्म हो, और ये मांगने सिर्फ हमारे घर पे आए, क्योंकि ऑप्शंस भैया 8-10 घर और भी हुआ करते थे।
आप समझ रहे हैं? मतलब लाइफ खुल जाती थी। भगवान से प्रेयर ये की जाती थी कि बंदी का सिलेंडर खत्म हो, सीधा हमारे घर की तरफ। अभी आपको एक और बता दूं, वो कोले कोले लौंडे जो 15-16 साल की एज में, जब वो 17 साल की एज में जिम जाते हैं, 5 किलो का डंबल नहीं उठता है भाई, वो 15-16 किलो का सिलेंडर एक हाथ से उठा के बंदी घर उठ के आते थे, लगा के आते थे। और बंदी अगर थैंक यू बोल दे तो भाई फिर बता नहीं सकता। मतलब बंदी के दिल के अंदर किया छोड़ दो, अपने को तो सिलेंडर देने से मतलब है, उसको दीदार करने से मतलब है। कितनी ही लव स्टोरियां सिलेंडर ने बनाई है भाई, और कितने ही मैं कह रहा हूँ लव स्टोरियां बनते बनते रह गई इस सिलेंडर की वजह से। अब समझ रहे हो? मतलब सिलेंडर का तो ये होता था कि कोई अगर औरत, कोई अगर लड़की मांगने आ गई और कोई अगर लड़का है, तो भाई उसने अगर सिलेंडर मांग लिया उससे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मर्द, कोई लड़का स्पेयर खाली सिलेंडर उस पर पड़ा है या नहीं पड़ा है, भैया अपना लगा हुआ दे आता और लगा के आता ना, बता रहा हूँ मैं। और अगर वही लड़की मांगने गई है, उसकी जगह उसकी बीवी या बहन या माँ है, भाई घर में एक स्पेयर सिलेंडर पड़ा हुआ है, तब बोलते हैं अरे हमने बुकिंग की थी 20-15 दिन पहले, मिला नहीं, आप चाहो तो हमारे घर में आके खाना बना लो। उसको मालूम है ये सारी झूठ बोल रही है, उसके बाद भी भाई उसको मालूम है अगर इसका हस्बैंड या भाई होता ना, भाई सिलेंडर मेरे घर पे हो, तो टाइम चूज ही वही किया जाता था। समझ रहे हो कि कैसे क्या, मतलब वो एक खट्टी मीठी चीजें चलती रहती। आजकल मतलब वो है ही नहीं। और मैं बताऊं, सोसाइटी को बांध के रखा होता सिलेंडर में, आम बात नहीं। आजकल तो लोग अपने अपने में रहते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, नफरत का माहौल है फैला के रखा हुआ। ये बस सिलेंडर की वजह से लोग मिलते जुलते थे, चाहे महीने में 1 बार 2 बार फोन करके पूछते थे कि आपके घर में सिलेंडर है नहीं है, अलते अलते पूछ लेते थे, अपना सिलेंडर एक्सचेंज हो जाता, लोगों से विचार विमर्श होता रहता था। आप समझ रहे हो? आजकल वो खत्म हो गया। तो सिलेंडर ने उस लेवल तक की आपकी बातचीत, एकता में, प्यार में, हर चीज के अंदर सिलेंडर का एक बहुत बड़ा वो रहा है। अब देखिए महंगाई हो गई है, 300-400 का सिलेंडर 1000-1100 तक पहुंचा। तो कुछ होते हैं अंधभक्त, आप समझ रहे हो? उनके अंदर होता है वो अंधभक्ति में इतनी आगे निकल जाते हैं ना रूलिंग पार्टी के लिए कि भैया वापसी तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि पता वापसी आएंगे तो भैया खड़े हैं वो लोग डंडा लेके, हाँ भाई बड़ा बोल रहे थे 35 रुपए का मिलेगा पेट्रोल, 200-300 का मिलेगा सिलेंडर, अब क्या हो गया? तो भाई अभी आग तो लगी है और आग भी खुद लगाई है, जलन भी खुद हो रही है, लेकिन एक्चुअल में उस आग को, जलन को वो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि भैया आग भी इसलिए लगाई हुई है ताकि हम रॉकेट बन सके, तो रॉकेट की तरह उड़ सके। अब ऐसी ये है जाट से, हमारा जाट याद है ना, मेरा दोस्त जाट, कौवा बिरयानी जैसा दिखने वाला, स्मार्ट, डैशिंग, हाजिर जवाब जाट। तो जाट से एक जो भक्त था, अंधभक्त, वो टकरा गया भाई। महंगाई में बात चल रही थी, सिलेंडर पे बात चल रही थी, तो जाट ने बोला यार सिलेंडर बहुत महंगा हो गया यार, पहले 300-400 का मिलता था, आज का 1000-1100 का मिलने लगा यार, बहुत महंगाई हो गई है। तो अंधभक्त को लगी यार, अरे क्या यार तुम 300-400 सिलेंडर के पीछे पड़े रहते, 5000 का भी होगा ना हम लोग लेंगे, मतलब देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की हो रही है, हम योगदान ना दें। भैया सुनने वाला क्या बात है यार, कमाल की बात है यार। मतलब अंधभक्त था भाई, अभी हमें पता है इसकी फटी पड़ी है, लेकिन भैया बोल रहा है, बोलने में क्या जाता है, अपने आप को जस्टिफाई करना। अब इतने में आ गया बंदे के पास एक फोन, अब फोन था उसकी बीबी का, हेलो, हाँ जी हेलो, अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया है और आपने बुक नहीं किया था क्या सिलेंडर? अरे मैं क्या बुक करने बैठा हूँ, बंदा बोलता है। अरे वो क्या बोलते हैं, अभी मेहमान आया हो, सिलेंडर का क्या करूँ, कुछ सिलेंडर का जुगाड़ करिए, आप लेते हो या कहीं से जुगाड़ करिए। कहे 300-400 का सिलेंडर नहीं रहा अभी, 1100-1200 का हो गया सिलेंडर, मतलब मजाक लगा के रखा हुआ है, इधर इनकम ना बढ़ रही है, मतलब वही पहले जो पहले 5-10 हजार वो थी मेरी तनख्वाह, 20-25 हजार वही की वही है, हाँ, और तू बात कर रही है, पता नहीं यूट्यूब से देख के पता नहीं क्या नई नई चीजें बनाती रहती, फिर 30-35 दिन सिलेंडर चलना चाहिए, तेरा 15-20 दिन में खत्म हो जाता है। अरे मैं यहाँ पे पैसे में, मेरा बैंक लगा हुआ है, पैसों का पेड़ लगा हुआ है, और तेरा बाप तो भेज में भेजता है, तेरा बाप पैसे भेजता है सिलेंडर के लिए। भाई साहब फोन काट दिया बंदे ने। अब तो भैया सच्चाई सामने थी, बीबी तुमको थोड़ी मालूम है। अब जैसे टर्न हुआ तो चौधरी पीछे ऐसे मासूमियत से इसको स्माइल कर रहा था, कसम से कह रहा हूँ, पमेरियन कुत्ता होता है ना, पमेरियन कुत्ता, तो वह पतली गली से निकल गया। तो भाई सच्चाई है कि महंगाई हो गई है, कोई वो उसमें नहीं है, ठीक है,
और अभी भी लोग ले रहे हैं सिलेंडर, महंगा है, ले रहे हैं 900 1000, ब्लैक में भी लोग लेते हैं, ठीक है। बस सिलेंडर का एक अलग मज़ा था, मतलब एक अलग ही दुनिया सिलेंडर की थी। और अगर मैं बोलूँ कि गाँव में, और सिलेंडर ने ये नहीं किया, सिलेंडर ने बहुत अच्छे काम भी किए जब से सिलेंडर आया। जो माताएं बहनें जो चूल्हा फूकती थी, मतलब उनके फेफड़ों में धुआं चला जाता था, तो सिलेंडर की वजह से वो धुआं नहीं जाता है, वो इजीली अपना खाना वाना बना सकती। वो अलग बात है कि महंगाई हो गई है, वो अलग बात है, महंगाई हो गई तो ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए। मैं आपको एक चीज़ वो बता दूँ, सिलेंडर ने अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबको बराबर रख दिया था। क्योंकि भैया घर खाना तो सबके घर में बनता है, आप समझ रहे हो भैया, तो कुकिंग गैस तो भैया सबको चाहिए। मतलब कमाल, इतना इजी मत समझो। और ये बताऊं, सिलेंडर को इतना मत समझना कि इसने सिर्फ जोड़ा है, इसने भैया घर जलाए भी हैं। अगर जहां आपने इसको फॉर ग्रांटेड लिया लगाने में, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं भैया, इसने लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है, हॉस्पिटल से सीधा चिता तक पहुंचा दिया है, लोगों को नाम सत्य कर दिया। तो सिलेंडर को यूज करने का भी तरीका है भैया, मुझे यूज करना तरीके से। अगर मेरे साथ मजाक करोगे तो मैं तो ऐसा मजाक करूंगा कि वे सीधा ऊपर। और बहुत केसेस हुए हैं आजकल, हम लोग न्यूज में सुनते भी रहते हैं। भाई कमाल का है चीज। और एक चीज बताओ, इसकी स्मेल, इसकी खुशबू, बदबू कह लो भाई साहब, अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं, आलसी बंदे को भी एक्टिव कर दे, सोता हुआ बंदा जाग जाता है, मतलब ऐसे करके सिलेंडर से बदबू आ रही है, फिर लीक हो रहा है क्या, मतलब तो छोड़ो, आस पड़ोसी तक जाग जाते हैं, अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी जाती है भाई। मतलब इसकी जो गैस है, उसकी जो खुशबू है, बदबू है, कुछ लोग बदबू बोलते हैं, कुछ लोग खुशबू बोलते हैं, आप समझ रहे हो। मतलब कमाल की है, कमाल मतलब कमाल, बेमिसाल। आलसी आदमी खड़े होकर मतलब नंगे पैर बाहर ओढ़ लेता है जब लीक होता है और जब गैस की स्मेल आती है। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको मैं, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को लगाने में, सिलेंडर में रेगुलेटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलेटर जो लगता है ना, उसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब रेगुलेटर वो चीज है कि जो एक रेगुलेटर होता है, उसके बाद पाइप जुड़ता है और वो सीधा आपके चूल्हे में लगता है और एक गैस में लगा, तो वो ऑफ ऑन होता है, तो वहां से गैस पास होकर जाती है, ठीक है ना, इतना सा सॉकेट सा होता है। और उसको लगाने की भी कला आनी चाहिए। आपको हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो रेगुलेटर लगाता है, और कई बार तो रेगुलेटर लगाने वाला मिलता ही नहीं है। अगर घर में सिलेंडर खत्म हो गया और दूसरा सिलेंडर लगाना है, तो भाई आस पड़ोस में ढूंढना पड़ता था कि भैया रेगुलेटर किसको लगाना है। मैं सच बता रहा हूं, मैं ये होता था। और घर में अगर कोई आलसी है, निकम्मा है, उसको सिर्फ रेगुलेटर लगाना आता है, तो भाई उसकी इज्जत सबसे ज्यादा उस दिन होती थी जिस दिन गैस खत्म होती थी और वो घर से बाहर होता था। तो रेगुलेटर लगाना भी बहुत मतलब आर्टिस्टिक, मैं कहूँ बहुत ही कलाकारी वाला काम था, बारीकी वाला काम। अगर गलती से आगे पीछे हुआ तो भैया बूम, सबके सब हॉस्पिटल में, सब कुछ स्वाहा। तो रेगुलेटर लगाना भी बहुत बारीकी का काम था। तो भैया हमारा चौधरी जो है, तो वो बिरयानी वाला चौधरी, अब उसको रेगुलेटर लगाना आता नहीं था। तो एक दिन उसने अपनी ताजी गर्लफ्रेंड पटाई हुई थी, घर पे बुलाई हुई थी, और राहु काल में लौंडिया एंटर की घर में। राहु काल तो आप समझते हैं ना, जब आपका टाइम सही नहीं होता तो हम लोग उसको राहु काल बोल देते हैं। और आवड़ा का जावड़ा, समझ छावड़ा तो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो मैं भी वहाँ प्रेजेंट था। तो भाई चाय के लिए बोला गया कि भैया चाय बनाई जाए, क्योंकि ताजी गर्लफ्रेंड को चाय पीना बहुत पसंद था। अब नौकर को बोला गया चाय लेके आई जाए, तो वो गया किचन में, तो वहीं से उसने आवाज़ दी, अरे भैया सिलेंडर खत्म हो गया है, जरा लगा दो। तो नौकर को लगाना नहीं आता था। अब सिलेंडर तो भैया, अब इसको तो मालूम नहीं था, जाट को लगाना आता नहीं था, तो ज़्यादा मन ने ना लगाना भाई रेगुलेटर, अरे आप लगा डाला छापड़ा, तू लगा दे। तो अपन तो भैया चैम्प थे इस चीज़ के लिए, अपन तो गए, लगाया, लगा के आ गए और चाय बननी स्टार्ट। भाई मैं आया तो इसकी जो ताजी गर्लफ्रेंड थी गुस्से में बैठी हुई, तो बिखर गई भाई पूरी की पूरी, चढ़ गई पूरी की पूरी उसके ऊपर, जाट के ऊपर। तो तन्ने रेगुलेटर लगाना नहीं आता? जाट ने बोला हाँ नहीं लगाना आता। कि क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी? कहते मन ने बता, अगर तेरी मेरी शादी होगी, अगर गैस खत्म हो गई और रेगुलेटर तुमने लगाना नहीं आया, तो तू मुझे भूखा मार देगा? बोले तो तू खुद लगा लियो। कहते मुझे लगाने नहीं आता। तो कहते कि पड़ोसी से,
लगवा लियो। कहते मैं पड़ोसी को ढूंढने जाऊंगी है। मतलब मैंने तो ये समझ में नहीं आता कि जिस बंदे को रेगुलेटर लगाना नहीं आता वो मर्द ना हो सके, वो आत्मनिर्भर ना हो सके। ऐसा बंदी ने बोल दिया आत्मनिर्भर ना हो सके। अब जाट को समझ नहीं आ रहा था कि भाई आत्मनिर्भरता का रेगुलेटर लगाने से क्या मतलब है। भाई सब बंदी बोले माने ना करनी जैसे ब्याह तो तू तो मैंने भूखा मार देगा भाई, मैं जा रही हूँ। भाई जाते जाते मैंने कोनी मार के गई कॉल मी आत्मनिर्भर आवरा का डाबा शमी छाबरा, आत्मनिर्भर आवरा का डाबा शमी छाबरा। भाई कुछ तो हुआ, लेकिन भैया क्या होता है दोस्त की जो गर्लफ्रेंड होती है ना वो भाभी समान हो गई। तो मैं अपना तो शुरू से रहा कि भैया लोंडी आ जाए दोस्त ना जाए। तो अपन तो भैया बैठ गए चौधरी के साथ। चौधरी भाई सोचता रह गया कि रेगुलेटर का आत्मनिर्भरता से भैया क्या लेना देना है, आज तक समझ में ना आया इसको। भाई बाद में उसकी जब शादी हुई चौधरी की, उसकी शादी करने से पहले उसने 5,000 दे के एक क्रैश कोर्स किया रेगुलेटर लगाने का, पूरा सिलेंडर का पूरा कैसे होता कैसे नहीं। अब देखो रेगुलेटर लगाने के बाद भी क्या हुआ है, बंदे का ब्याह हो गया भैया, और ब्याह में लड़की ने उससे ये पूछा शादी से पहले कि आपको रेगुलेटर लगाना आता है। मैंने लगाना ना भाई, हाँ मैंने क्रैश कोर्स किया भैया, सर्टिफिकेट दिखा लो उन्होंने, ये देखो पूरा तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर भी क्या होता है, गैस कैसे जाती है, कैसे जलती है, कैसे रेगुलेटर लगाता है, भाई साहब उन्हें सब बता दिए। तब जाके तो उसका रिश्ता हुआ, अब ब्याह हो गया लौंडे का। अब जब ब्याह हो गया भैया तो भाई एक दिन उसने सिलेंडर लगाया, जैसे खत्म हो जाता सिलेंडर में उसने लगा दिया, रेगुलेटर लगा के आ गया। और भाई लगा के आया, बैठा ही था। 2 दिन बाद क्या होया कि उसकी बीवी बिखरती हुई आ गई गुस्से में, अरे आपने सिलेंडर लगाया था कि आपने रेगुलेटर लगाया था परसों? कहते हाँ। कहते सही से नहीं लगाते हो क्या? कहते क्या हो गया, लीक वीक हो रहे हैं, स्मेल वेल तो नहीं आ रहे मन में? कहते क्या हो रहा है, परसों लगा के गए हो, परसों दूध उबल गया था, आज चाय उबल गई। चौधरी सोच रहा कि भैया रेगुलेटर लगाने से चाय उबलने और दूध के उबलने के नीचे गिरने से क्या लेना देना। उसको ना मालूम भैया कि बीबी है, वो अपने पे इल्जाम तो लेगी ना, इल्जाम तो तल्ले ही डालेगी भाई, क्योंकि वो बीबी है, समझ रहे हो भैया। और दूसरा उसको ये ना मालूम, जब चाय उबलती है ना, और चाय उबल के और दूध उबल के जो चूल्हे पे गिरती है, तो भैया चूल्हे को साफ करना मतलब माँ बहन हो जाए, मतलब घनी माँ बहन हो जाए भाई, घनी मतलब घनी वाली माँ बहन हो जाए, कमाल, समझ रहे हैं आप। तो भैया सिलेंडर का और रेगुलेटर का ये किस्सा है। मतलब ये होता था कि अगर आपको तरीके से, अगर आपको सब कुछ करना है, आपको अगर अच्छी लाइफ, गृहस्थ लाइफ जीनी है, तो आपके घर में एक स्पेयर सिलेंडर होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर, वो भी भरा हुआ, और दूसरा आपको रेगुलेटर होना चाहिए। आप समझ रहे हो भैया। और अभी बात जब मैं बोलूँ कि उज्ज्वला एक योजना है गवर्नमेंट की, जिसके अंतर्गत गरीब माताओं को जो गाँव देहात में है, उनको जो लकड़ियों से, कैरोसिन से बेचारी वो फूंक मार के चूल्हे पे बनाती थी, खाना वाना बनाती थी, तो फेफड़ों में धुआं जाता था, तो गवर्नमेंट ने उनको चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया। अब उस टाइम सिलेंडर हुआ करता सस्ता, तो बेचारी उनकी लाइफ अच्छी हो गई। अब सिलेंडर हो गया 11-12, 10, 1000, 1100, और वहाँ तो बेचारा और महंगा मिले कहीं बात। आज का वो सिलेंडर मेज कुर्सियों के काम में आ रहे हैं, उधर ही वापस केरोसिन और लकड़ियों उपलों पे आ गई। उपले समझते हो ना, गोबर के जो बनते हैं, आप समझ रहे हो, महंगाई इतनी तक हो गई है। तो सिलेंडर उस लेवल का है। तो मेरा तो मानना यह है कि भैया सिलेंडर का उपयोग अच्छे से कीजिए, लीकेज का ध्यान रखिए, अच्छे से बनाइए, और सिलेंडर के थ्रू अपना विचारों का आदान प्रदान, सोसाइटी में मिलना जुलना, अपने दोस्तों से मिलना जुलना बना के रखिए। थैंक यू सो मच। और आशा करता हूं कि आपको ये सिलेंडर के ऊपर एक छोटी सी गुदगुदी सी लाफ्टर राइड आपको अच्छी लगी होगी। और चलिए मिलते हैं आज के अपने टैलेंट से और उनके बारे में कुछ जानते हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज मैं जिस टैलेंटेड इंसान से आपको मिलवाने वाला हूँ, वो एक थिएटर का आर्टिस्ट है, एक्टर है, वो राइटर है, वो डायरेक्टर है, वो लाइन प्रोड्यूसर, वो सारे काम कर लेता है।
और मेरे साथ मेरी पहली फिल्म में भी था एज ए एक्टर। तो मिलते हैं तलत जी से और तलत का मतलब ही समझते हैं। तलत कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू भाई, थैंक अच्छा, तलत तलत का नाम क्या है, मतलब क्या होता है? यू। तलत का मतलब होता है खूबसूरत चेहरा। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत तो आप हो नो डाउट। तो तलत कहाँ के रहने वाले हो? मैं आगरा से हूँ, यूपी। और पढ़ाई कहाँ की हुई? पढ़ाई मेरी पूरी आगरा में हुई थी, मतलब ग्रेजुएशन तक मैंने कॉमर्स साइड से कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया किया है, आपने? तो वो मेरी आगरा में हुई। तो ये एक्टिंग में कैसे, मतलब हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कैसे आना हुआ? मैंने ग्रेजुएशन के बाद ड्रामा स्कूल से, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स अखिल फिल्म इंस्टीट्यूट से किया है, अरे, कोलकाता से। ये नहीं मालूम भाई, ये पूरा ट्रेंड था। ये मुझे लगा था थिएटर वेटर करता है तो इसलिए। उसके उसके बाद में एनएसडी आया। अच्छा। एनएसडी में एक ड्रामा विंग चलता है, थिएटर इन एजुकेशन करके, जिसमें बच्चों को थिएटर सिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग स्कूल हाँ से। हाँ। तो उसमें मैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर था। ड्रामा इंस्ट्रक्टर भी रहे हो भाई? ये मेरा लास्ट जॉब था। अच्छा, जॉब NSD में, आपने जिसको किया। जॉब बोल सकते ओके। हैं। उसके बाद मैं मुंबई है। ये मेरे लिए नया नया था कि ये ड्रामा इंस्ट्रक्टर भी रहा है। ये मुझे मालूम था कि थिएटर करता है ये। तो फिर मुंबई में आके कैसे स्टार्ट किया, कैसे एक्टिंग, कैसे कुछ? मुंबई में आके स्टार्ट किया मैंने, सीरियल्स वगैरह छोटे मोटे मिले, और मेरी पहली फिल्म तो आप ही ने दी थी। मेरी पहली हिंदी फिल्म लकी कबूतर थी। मेरी पहली मतलब इनकी, मेरी भी पहली, इनकी भी पहली थी। तो इन्होंने मेरी फिल्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था। और मेरे ख्याल से वो पहली आपकी फिल्म पहला ब्रेक वो नहीं था? पहली हिंदी फिल्म थी मेरी बॉलीवुड की। मुझे बंगाली फिल्म पहले मिल चुकी बंगाली थी, फिल्म। तो वो एक फेस्टिवल के लिए थी। और ये जो एनएफडीसी का प्रोजेक्ट था त्रयोदशी, जिसमें मेरे बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी, जो आपके फिल्म में मेरा गेटअप था, और वो उसके लिए था? वो उसके लिए था। अच्छा। बंगाली, उसको 1 साल लगा था मुझे पूरा ओके। बनाने में। ओके। तो वो मैंने की थी। उसके बाद मैंने 2 बंगाली पिक्चर और की। तो कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब क्योंकि आप यूपी में रहे हैं तो आपको हिंदी, बट वो हिंदी भाषी वो पूरा है, मतलब बंगाली में बोलना। और क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे मालूम है, आप बहुत लैंग्वेज कर लेते हो। बहुत लैंग्वेज में आप एक, मतलब आप पंजाबी भी बोल लेते हो, हाँ, बंगाली भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। हिंदी तो खैर आपकी मास्टर, उर्दू। उर्दू। तो ये कैसे, मतलब आप सीखी है या इनबिल्ड है, या एक्टर को आना चाहिए? हिंदी और उर्दू तो कह सकते हैं कि हाँ, वो तो घर में ही आपके हुई, घर और पे ही है। इंग्लिश तो हम हाँ। स्कूल में पढ़ते ही हैं। हाँ। बाकी पंजाबी, बंगाली, असमीज, ये थिएटर एक्टर को आनी भी चाहिए। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि उसमें मजा आता है। एडॉप्ट भी कर लेता है मुझे एक्टर। मजा आता है। आपको मजा आता तो मुझे किसी भी लैंग्वेज में, अगर मैं कहीं थोड़े ज्यादा दिन तक रहूं, तो मुझे वो लैंग्वेज पकड़ने में मजा आता है, मजा आता है। तो यहाँ फिर कैसे स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे फिर स्ट्रगल स्टार्ट किया कैसे किया, है। मतलब यहाँ पर मैंने फिल्म की आपकी, उसके अलावा मैं सीरियल्स कर रहा था। तो अच्छा। सीरियल्स में वन डे टू डे वो किए। उसके बाद फिर मैंने असिस्ट भी किया, ओके, क्योंकि डायरेक्शन में असिस्ट किया। ओके। डायरेक्शन में असिस्ट किया है, ओके। क्योंकि एक्टिंग की दुकान सबसे लेट चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने असिस्ट भी किया। मैंने राइटिंग करना उसी दौरान शुरू की थी। मैं सीरियल्स अच्छा। में डीडी के शोज लिख रहा था। लास्ट मैंने फिर अभी इश्क सुभान अल्लाह, मेरा डेली सोप में लास्ट लिखा हुआ मेरा अरे, शो था, उसके कमाल की बात। डायलॉग्स मैंने अरे लिखे। वाह। तो वो भी किया। हाँ, काफी अलग अलग चीजें करते हुए उसके बाद मैं थिएटर ग्रुप भी अपना रन करता हूँ यहाँ आपका थिएटर ग्रुप का नाम क्या है? पे। एक्टिव प्रोडक्शन मेरे थिएटर एक्टिव ग्रुप का नाम है। प्रोडक्शन। वही अच्छा। मेरे हाँ, बोलिए बोलिए। वही मेरे प्रोडक्शन हाउस का भी नाम अच्छा, है, जिससे प्रोडक्शन मैं हाउस शॉर्ट का, फिल्म बनाता हूँ। जो शॉर्ट फिल्म आप ही प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, प्रोड्यूस भी मैं कर रहा हूँ, राइट भी मैं कर रहा हूँ, तो क्योंकि शॉर्ट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा कुछ। तो ये एक्टिंग के लिए कैसे प्रोड्यूस और ये डायरेक्शन और ये राइटिंग स्टार्ट हुआ शॉर्ट फिल्म के? शॉर्ट फिल्म्स का तो ऐसा था कि मैं प्ले तो कर ही रहा था। आपको पता हाँ। ही है, ड्रामा हाँ। स्कूल का हूँ, तो वो तो हमें आदत लगी जाती है प्ले डायरेक्ट ठीक है। करने की और लिखने की। ठीक है। लेकिन कोविड टाइम जब था, तो मैं उस वक्त गुवाहाटी में था। ओके। तो मैं वहाँ स्टक था, सब लोगों की तरह अलग अलग। तो बाकी सारे लोग अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था कि क्या किया जाए ऐसे में। सो द इंटरव्यू, गुवाहाटी में इन्होंने एक एक्टिंग स्कूल खोला था, और वो फिर कोरोना की वजह से बंद हुआ, बट ये वहाँ स्टक हो गए थे। जी। तो उसी दौरान फिर मैंने, कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको लेकर, मेरे कुछ दोस्त थे, उनको लेकर फिर हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म शूट की। अच्छा, तो वहीं मैंने लिखी आपने, वहाँ वहीं पर शूट किया? लिखी, वहीं शूट किया। ओके। 3 शॉर्ट फिल्म मैंने वहाँ वहीं पर पर डायरेक्ट भी की, लिखी भी डायरेक्ट और की। एक्ट भी किया, सबके, मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए डिप्रेशन से कुछ बाहर तो निकलने के क्रिएटिवली लिए होना मैंने चाहिए। क्रिएटिव काम किया। तो वो मैंने स्टार्ट वहां से किया, हाँ। वहां से मेरा डायरेक्शन फिल्म में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हो गया। मैं पूछूं, महबूबा क्या है? थिएटर, फिल्म्स, या वेब सीरीज? महबूबा तो एक्टिंग है बेसिकली। महबूबा एक्टिंग अब है। वो फिल्म में मिले, वेब सीरीज मिले, थिएटर में मिले, किसी में भी। थिएटर की एक्टिंग और फिल्म्स की एक्टिंग में क्या फर्क है? बेसिक एक फर्क है कि थिएटर में थोड़ा सा लाउड होता है। लाउड होता है। और सिनेमा में आपको मालूम है कैमरा के हिसाब से, क्योंकि आप हाँ। क्लोजअप लगा सकते हो, थिएटर में आप क्लोजअप लगा नहीं सकते। हाँ। उसमें आपको एक्सप्रेशन से दिखा सकते, तो वो एक बेसिक फर्क है। लेकिन एक्टिंग तो एक ही है। ओके। वो तो आप अगर अंदर से करोगे तो रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, सिंपल। तो एक एक्टर को के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, अगर मैं पूछूं? एक्टर को एक क्राफ्ट पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जितना
फ्री माइंड से ना, जिसको बोलते हैं, आपको काम तो करना है लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए कि आपने काम किया, जिसको हम बोलते हैं कि नेचुरल, रियलिस्टिक, हाँ नेचुरल रियलिस्टिक, एक्टिंग, नेचुरल ये होना मेथड चाहिए। है। वो लगना नेचुरल चाहिए, जैसे हम ओके कैमरे के सामने हैं तो हमको देखना नहीं है कि कैमरे के सामने हम कर ओके, रहे हैं। स्टेज पर भी हैं तो बी हम इतने नेचुरल फ्री मतलब, रहें हाँ। कि हम नेचुरल लोगों से बात कर रहे हैं। फेवरेट एक्टर कौन है? इरफान खान साहब थे इरफान मेरे। खान साहब, तो उसके अलावा? अभी है रणबीर कपूर है, पंकज त्रिपाठी है, संजय शाजी है, बहुत लंबी लाइन है। हाँ लाइन, किन डायरेक्टर के साथ ज्यादा काम करना चाहते हैं, मतलब जिनको मैं आपको लगता है? अनुराग कश्यप जी, विशाल भारद्वाज जी, इस तरह के डायरेक्टर, या विजय विनोद चोपड़ा जी, राजीव रानी सर जी, उस तरह के डायरेक्टर के साथ मुझे मेरे लगता साथ है नहीं कि काम करना चाहते? आपके साथ तो मैं करूंगा ही, ये आपको मुझे देखो, मालूम है कि बोलने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। देखो भाई, देखो ऑन कैमरा मेरी लगा दी, हाँ लेकिन मेरे साथ काम किया इसने, और अभी आगे भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी काम करेंगे। शुरुआत ही आपसे हुई थी, तो मैं ये जानता हूँ कि आपको पास जब मेरे लिए कैरेक्टर होगा तो बोलने नहीं पड़ेगा। हाँ मेरा सामने से कॉल आ जाएगा। अच्छा, राइटिंग कैसे स्टार्ट होगा, मतलब राइटिंग का मतलब कैसे आपका, राइटिंग का क्योंकि आप बोल तो, सकते हैं कि हाँ मेरे जीन्स में था थोड़ा सा। हाँ मेरे जीन्स, फादर पोइट ये नहीं मुझे मालूम। तो हाँ, मेरे ओके फादर उर्दू और हिंदी दोनों में पोइट्री लिखते थे, और ओके, बेसिकली उन्होंने भजन सबसे ज्यादा लिखे। अच्छा, जब हम आगरा में थे तो मथुरा में हाँ उनके भजन ज्यादा, कृष्ण भगवान के भजन हाँ थे, हाँ हाँ, तो वहां से मिला। फिर जब मैं ड्रामा स्कूल में था तो प्लेज लिखा करता था, तब से लिखना शुरू किया, कहानियां वगैरह। उसके बाद तो यहाँ पर सर्वाइवल के लिए सीरियल वीरियल ये सारी चीजें लिखना ओके, शुरू हुई, तो वो हुआ। अभी मेरी पहली बुक अभी निकली है, लेकिन दिखाइए ये बुक। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। मेरी ये पहली बुक का नाम है गालिब की दुकान, गालिब की दुकान, और तो ये मेरा प्ले है, इसमें 3 प्ले हैं, ये 3 अच्छा प्ले की बुक टीम है। प्ले, ये या मुझे नहीं मालूम, किताब भी छप गई है, ये अभी छपी है। कमाल की बात है यार। और गालिब की दुकान मतलब, यही प्ले आजकल मेरा थिएटर ग्रुप आपका आजकल चल थिएटर रहा है, ग्रुप, उसके शोज किसी के चल रहे हैं, तो आजकल आपका इंडिया शो, में चल रहे हैं, और हाँ, अभी हम उसको बाहर भी लेके जा रहे हैं, दुबई अच्छा वगैरह। दुबई में जो आप हमारी बात चल रही थी कि जी, दुबई जी, में जी। भी आप ले अच्छा इसी का शो है, हाँ, ये गालिब की तो दुकान। इसकी अभी रिहर्सल वगैरह चल रही है। हाँ, अभी तो शो इसके स्टार्ट हो गए, रिहर्सल के अभी तो चल रहा है। ये इसके अलावा आपकी कोई एक वेब सीरीज भी आ रही हाँ, एक वेब सीरीज हम लोगों ने भी शूट की है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। है, जहाँ से मैं इनको उठा के लेके आया हूँ? उसका नाम है मिक्स वेज। अच्छा मिक्स वेज, तो वो लिखी है आपने या डायरेक्ट वो की है? लिखी मैंने, अच्छा लिखी है आपने, मैंने है, एक्ट मैंने किया अच्छा है। एक्ट भी किया आपने, मतलब दोनों काम कर लिया आपने, प्रोड्यूसर के पैसे बचा लिए। तो हाँ मैं प्रोड्यूसर भी, वन ऑफ द हाँ, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी यही है, तो सब सब काम कर लेते हैं। अच्छा एक और मैं आपको बताना भूल गया कि ये लाइन प्रोडक्शन भी कर लेते जी, हैं, जी। और लाइन प्रोडक्शन हम बता दूं कि हम जब भी किसी दूसरे स्टेट या दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लोकल प्रोडक्शन वालों को हायर करते हैं, जिसको वहाँ के लोकल नॉलेज होता है, जो परमिशंस लेके आता है, हमें लोकेशंस दिखाता है, लोकल आर्टिस्ट से मिलवाता है, होटल स्टे, खाने पीने, वो सब वेंडर से वही मिलवाता है। तो लाइन प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम मुंबई से बाहर या कहीं भी बाहर जाते हैं। तो कितनी फिल्में कर ली आज लाइन प्रोडक्शन? लगभग 10-12 फीचर फिल्म और 7-8 वेब सीरीज अभी तक हम लोग अभी कर एक चुके एक हैं। वेब सीरीज कौन सी, एक फिल्म, एक कौन सी अभी बड़ी? हमने एक बड़ी फिल्म की थी, 12th फेल। 12th फेल, 12th फेल विजय विनोद चोपड़ा जी की, वो हमारी लाइन प्रोडक्शन का अच्छा है। अभी हमने रिसेंटली राजश्री प्रोडक्शन का एक वेब ओके, शो आ रहा है संगमरमर नाम से, अच्छा वो हम लोगों ने किया। वेरी नाइस, मतलब ये छक्के पे छक्का मार रहा है, मतलब 10-12 फिल्में कर ली, 3-4 वेब सीरीज, लाइन प्रोडक्शन भी कर लिया, ये ऑल इन वन है, मतलब सब कर लेता है, ये एक्टिंग भी कर लेता है, राइटिंग कर लेता है, डायरेक्शन कर लेता है, प्रोड्यूसर भी बन गया है। भाई हम एक बंदे तो हम डायरेक्ट अरे कर लें मैं आपके लिए, खुद आपसे काम मांग रहा हूँ, तो मुझे काम तो तो मिलना चाहिए एज एन तो एक्टर। ये हर हर काम कर लेता है, और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है, जितना हंसता रहता है दिखाता नहीं है इसने, लेकिन आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा है, ये अपनी हिम्मत से, और पता नहीं कितनों की हेल्प करता है, ये बहुत सोशल वर्क करता है, मुझे मालूम है, ये बताएगा भी नहीं यहाँ पर, और मैं पूछूंगा भी नहीं इससे। और इनके जो बड़े भाई हैं उनकी वजह से मुझे मिले थे, वो आगरा में एक स्कूल चलाते हैं गरीबों के लिए, सोशल वर्क करते हैं, अपने पैसे से उनको चलाते हैं, और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी। तो इनकी जो फैमिली है वो इनके जीन्स में है कि खुददारी इसको बोलते हैं, और सोशल वर्क, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको सामने लेके आना चाहिए, ये आ नहीं रहा था, बहुत शाय है, इंटरव्यू जल्दी नहीं देता है, एक्टिंग कर लेता है। तो तलत राइटिंग में और क्या करते हो? राइटिंग में अभी तो मैं फीचर्स ही ज्यादा लिख रहा हूँ। फीचर फिल्म में अभी एक आपकी किताब के अलावा? किताब के अलावा मैंने अभी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो अच्छा साउथ में बात चल रही है मेरी, अच्छा, तो स्क्रिप्ट मैंने तो हम लिखी सुना है। पोएट्री वोएट्री भी करते हो, जैसे हाँ, अंकल करते थे? पोइट्री भी करता हूँ। तो नेक्स्ट बुक में आपको अपनी पोइट्री की तो दिखाऊंगा नेक्स्ट कि बुक पोएट्री ही next आने book वाली, तो poetry एक एक दो लाइनें हो जाए जो भी आप बोलना चाहें। की। एक मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर लिख रहा था, क्योंकि मुंबई हाँ में काफी शोर भी है और बिल्डिंग्स हमेशा बनती रहती है। तो वो ऐसी है कि न घर परिंदों के, न सर पर छाओ बाकी, ना घर न परिंदों के, घर परिंदों के न सर पर छाओ बाकी है, इंसान अब साए भी अपने काट रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ा मीनिंग है। और और इसके आगे की लाइन है, लहराती थी फसलें जहां महल बना दिए, लहराती थी लहराती फसलें, थी फसलें जहां महल बना दिए, माजी के झरोकों से शजर काट रहा है।
अरे क्या बात है, क्या मैं बात, घर परिंदों के मैं सब करता हूँ क्या- बाकी है क्या इंसान बात। अब शायद भी अपने काट रहा है। कमाल का है, कमाल का है। तो इनकी बुक भी आने वाली पोएट्री की, तो वो लिरिक्स भी इनसे अब यह लिखवाइए, यही डिपार्टमेंट रह गया था बस। तो अच्छा, अगर मैं पूछूं, आपको डिफिकल्टीज क्या आती है जब आप एक्टिंग करते हैं? कोई डिफिकल्टीज कभी आई है? मतलब आपको क्या डिफिकल्ट लगता है, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग या प्रोडक्शन? एक्टिंग तो मुझे क्योंकि वो मेरा पैशन है हाँ, जैसे आपने बोला वो आपके लिए easy है। तो मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लगता, उसमें मुझे मजा आता है। डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट काम है जो हाँ। आप करते हो, मैंने अब करना शुरू किया, वो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, डायरेक्शन बहुत डायरेक्शन आपको लगता है डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पूरी फिल्म को और पूरी यूनिट को लेके चलना कैप्टन बन के वो बहुत मुश्किल काम है। ओके, प्रोडक्शन भी मुझे लगता है एक्टिंग जो है ना वो सबसे सिंपल काम है। अच्छा, सिंपल काम है। सबसे और simple। जिनको आता है, जिनको आता है जिनको आता है, इनको नहीं उसको आता, सीखने के लिए हाँ, आपको बहुत हाँ, टाइम देना हाँ, पड़ेगा, हाँ। मेरे भी 15-20 साल हाँ, लगे। एक्सपीरियंस से। और वो करते रहना पड़ेगा, वो हाँ। भी उसका रियाज भी होता है ना, जैसे सिंगर रियाज हाँ। करता है, बाकी सब रियाज ऐसे करते हैं, acting तो का। एक्टर को भी थिएटर करके मेरे हिसाब से रियाज करते हैं, बिल्कुल, तो वो इजी है, बिल्कुल। चाहे कोई भी मीडियम हो, वो बिल्कुल। चाहे फिल्म हो, चाहे वो स्टेज हो। तो लेकिन ये वाले जो काम है, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, ये मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें आप कुछ बनाते हो। अच्छा, मतलब एक आर्टिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो एक्टिंग करता है? आप अपना एक्सपीरियंस से बता सकते हैं? एज एन एक्टर उससे सबसे सिंपल चीज है, मतलब मेरे हिसाब से वो अगर ये ध्यान रखे कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अगर उसने समझा और राइटर ने क्या लिखा, उसके साथ साथ डायरेक्टर क्या चाहता है उससे, अगर वो विजन उसने सुना है ढंग से, क्योंकि एक एक्टर को एक सबसे पहले लिसनर होना चाहिए, अगर उसने सुना है, अच्छे से समझा है, वो उस कैरेक्टर को अगर अच्छे से प्ले कर दे, मतलब कैरेक्टर में ढल जाए। कैरेक्टर में ढल जाए या हाँ। उस कैरेक्टर को वैसा करने की कोशिश भी कर ले हम्म। जैसा डायरेक्टर का विजन हो, जैसा राइटर, तो भी बहुत है। कमाल की बात है, ये सुनने वाली बात है। अगर मैं बोलूं कि आज की जनरेशन जो इस फील्ड में आना चाहती है, कुछ एडवाइस या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मेरा उनसे एक ही कहना है कि जब आप आते हो मुंबई, क्योंकि माया नगरी पहले से भी माया नगरी सुनते थे, अभी भी माया नगरी है और वो है भी, हाँ, आप प्रिपेयर होकर आओ, बेसिकली आप सीख कर आओ। अगर आपको एक्टर हाँ। बनना है तो आप थिएटर में या तो कोई थिएटर ग्रुप अच्छा हो वहां से सीखिए, या इतने सारे आई थिंक कोई भी डिपार्टमेंट हो, हाँ, सीख के कोई आना भी चाहिए। डिपार्टमेंट हो, सीख अगर के आपको आइए। राइटिंग भी करनी है, डायरेक्शन हाँ, भी करनी है, सीख तो के आप आइए। सीख कर आओ। बेसिक आप तो सीख के बेसिक आओ, सीख हाँ। कर आओगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकर आओ। हाँ, अगर फाइनेंशियली नहीं भी हो सकता है तो एक मोरल सपोर्ट जो होता है, फैमिली आपकी एग्री होनी चाहिए, वो बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर चीजें कर करके सर्वाइवल से आप पैसा अर्न कर लो, लेकिन जो एक मोरल सपोर्ट होता है, अगर वो आपके साथ है तो आपको बहुत बड़ी हेल्प है। हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और बाकी आपकी ऑडियंस को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये शो बहुत अच्छा है, आप इसको रेगुलर देखिएगा, मैं भी देखूंगा, और मेरी तो तारीफ शायद भाई ने बहुत ज्यादा कर दी है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से आपका तारुफ होगा इसमें, तो बस उनको देखते रहिए और शो को पसंद करते रहिए। देखिए, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, तो हर इंसान को सीखने को मिलता है, और मुझे बहुत नई चीजें इससे मालूम चली है। मुझे नहीं मालूम था, छोटा भाई है, और ये कैसे कैसे लाइफ में गुजरा है मुझे मालूम है। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी चालू किया था असम में, जी जी, जो कोरोना काल में इनका गुवाहाटी में बंद हो गया, जहाँ से फिर ये इन्होंने डायरेक्शन की लाइन पकड़ी और शॉर्ट फिल्म स्टार्ट की। तो वो झटके लगे हैं, तो नीचे से ऊपर उठता है, फिर नीचे उठता है, फिर उठ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा और आगे बढ़ रहा है। तो जाते जाते दो लाइनें कोई भी हो जाए आपकी, आपका कोई। वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो हाँ। मेरा पहला शेर। हाँ जी। मेरी सोहबत में रहोगे तो बिगड़ जाओगे, मेरी सोहबत में रहोगे तो बिगड़ जाओगे, और यूं भी कहते हैं जमाने में सबसे खराब हूँ मैं। क्या बात है, बात है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, मेरे सोबत में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। थैंक यू सो मच तलत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे तलत, कमाल के एक्टर, कमाल का इंसान, हर चीज कमाल है इस लड़के की। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी ठाबर लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे टैलेंट जिनके बारे में आपने जाना और उनसे बात हुई और उनसे बात की हम लोगों ने, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ के ऊपर मैं आपको बताता ही हूँ कि आपको अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति 5 से 10 मिनट करना ही है। पानी आपको डेली 2 लीटर से लेकर 4 लीटर तक पीना ही है। पानी आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पीना ही है। आपको मेथी दाना वाला जो मैं आपको पानी, कलौंजी वाला जो पानी बोलता हूँ, वो आपको पीना ही पीना है। सफ़ेद नमक और चीनी से आपको दूर रहना। तो आज की जो हमारी हेल्थ टिप है वो है नाभि के ऊपर जो तेल लगाते हैं हमारी दादी, नानी, हमारी माताएं,
अपने बच्चों को बोलती है रात को नाभि में तेल लगा के सोना चाहिए, तो उससे क्या उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर नाभि में आप तेल लगाते हैं तो आपके अगर हार्मोनल इनबैलेंस है वो ठीक होता है, डाइजेशन ठीक होता है, आपका पाचन तंत्र ठीक होता है, स्किन आपकी अच्छी होती है, एंजाइटी है वो ठीक होती है, आपका फैटी लिवर ठीक होता है, आपका फैट कम होता है, आपके फेस पे ग्लो आता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप नाभि में अगर इसमें आप तेल लगाते हैं। बट वो तेल आपको कौन सा लगाना है, अब समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी बॉडी वात की है, मतलब आपकी अगर ड्राई स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको एंजाइटी रहती है ज़्यादा, आपको एसिडिटी रहती है ज़्यादा, तो आपको लगाना है आपको तिल का तेल। तिल का तेल नाभि में लगाना। अगर आपकी पित्त वाली बॉडी है, मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपका कह लीजिए स्किन पे रैशेज़ हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो आपको लगाना है देसी घी या नारियल का तेल गरम करके, जो वार्म होता है उतना, उसका नाभि में लगाना है। और अगर आपकी कफ की आपकी बॉडी है, मतलब बलगम आता है, आपको फैटी लीवर है, फैट है, आलसी हो, तो सरसों का तेल उसको नाभि में लगाना है। तो उसको लगाने का तरीका क्या और गर्म करने का क्या तरीका? एक पतीला लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, एक कटोरी लीजिए, उसमें जो भी तेल है वो डालिए और उस पानी में उस कटोरी को डालिए। अब उस कटोरी के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? वो हल्का सा वार्म हो जाएगा, उसको बाहर निकालिए और नाभि के आसपास और नाभि के अंदर उसको क्लॉकवाइज आप कीजिए 10 से 15 बार, 10 से 15 मिनट आपको उसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो नाभि है उस एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उससे एनर्जी का संचार होता है, एनर्जी वहाँ से क्रिएट होती है और वो जो ऑयल है वो अपना काम कर देता है। तो मैंने जिस कैटेगरी की आपकी बॉडी बताई, वात, पित्त, कफ और कौन कौन से ऑयल आपको लगाने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लगा के देखिए, आपको 100% फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप। और मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नए लाफ्टर राइड के साथ, एक नए टैलेंट के साथ और एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए द शमी ठाड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक मजे करिए, ऐश करिए, जो करना करिए, आसपास सफाई रखिए, प्यार बना के रखिए, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।